नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री थोड़ा जल्दी आज लेकर के आए हैं क्योंकि मामला बड़ा है। कंट्रोल रूम फटाफट हेमंत भाई को जोड़िए। स्वागत है हेमंत अत्री जी आपका। मोदी जी एक अद्भुत पुरुष जिनके जीवन का कोई दिन बगैर इवेंट के नहीं जाता है। आज पता है कहां पर है? आज उत्तराखंड में गोमुख पर है और वहां पर बता रहे हैं कि मैं मां गंगा के मायके में आया। आज मां गंगा के मायके में गए हैं। 2 दिन पहले पता है आपको कहां थे? सिम्बा की ससुराल में। लायन किंग आपने देखा है ना फिल्म? उसमें सिम्बा होता है, वो मुफासा मुफासा का बेटा सिम्बा। तो 2 दिन पहले सिम्बा की ससुराल गए थे। सिम्बा की ससुराल के बारे में थोड़ा आपको बताना पड़ेगा, बता देता हूं। सिम्बा की ससुराल 3,000 एकड़ में फैली है। 3,000 एकड़ में वो सिम्बा की ससुराल जो है 3,000 एकड़ में प्लांटेशन के लिए दिया गया था उसको, रिलायंस को। प्लांटेशन के बजाय वहां पर चिड़ियाघर चल रहा है और चिड़ियाघर की कोई अभी तक परमिशन की बात ही नहीं है। आरटीआई में जो सामने आया कि उसकी परमिशन ही नहीं है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से। जो भी कागज पत्र होते हैं कुछ दुरुस्त नहीं है। लेकिन मोदी जी के शौक बड़े हैं। आदमी बड़े हैं, शौक बड़े हैं। अब मोदी का शौक पूरा करने में अंबानी या अडानी ये तो जुटे रहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, बयाना हो जाता है उल्टा। अब मोदी जी को तो लगता है विनाशी है, लेकिन खुदा न खास्ता कभी कोई और सरकार आई, अभी तो भले कुछ नहीं हो रहा है, तो ये सब के सब बड़ा लंबे नपेंगे। हम लोग तो इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं, लंबा नपेंगे छोटा नपेंगे, लेकिन बताएंगे हम। जो काम किया है मोदी जी ने, उसके चक्कर में अभी नई नई वेडिंग हुई है। सब अंबानी बेटा बहू सब हैं, वो राधिका मर्चेंट, अनंत अंबानी, ये सब जेल जा सकते हैं। मैं एक आपको कानून, मैंने गूगल पे सर्च किया, आप भी गूगल पे सर्च करिए। आजकल इंफॉर्मेशन एआई के दौर में और जल्दी आती है। जंगली जानवर को बिना कागज पत्तर चिड़ियाघर बना लो, घर में चिड़ियाघर बना लो, घर को चिड़ियाघर घोषित कर दो। ऐसा करने पर क्या हो सकता है, जरा दिखाइए भाई कंट्रोल रूम, जरा उसको दिखाइए। ये देखिए आपके सामने है, इसमें क्या लिखा है जरा पढ़ लीजिए गौर से। इसमें लिखा है कि भारत में बिना अनुमति जंगली जानवर रखने पर 3 से 7 साल की जेल और 10,000 रुपए से 25,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है। तो अंबानी जी जमानत भी नहीं होगी, ये 10,000 से 25,000 जुर्माने में तो कोई लोड ही नहीं लेते आप। इसमें तो कोई मतलब, ये तो मान लो आपकी मैल भी इससे ज्यादा कीमती होगी आपके हाथ की। कानून के मुताबिक इन जानवरों को पालना गैर कानूनी है। बंदर, भालू, बाघ, विषैले सांप, तोते, बतख, ऊंट, मगरमच्छ, कछुए, ये सब, और वहां पे सब कुछ है। मगरमच्छ भी है, सब बताया जा रहा है कि बचाया भी गया है, जिनको रेस्क्यू किया गया उनको भी रखा गया है। जंगली जानवरों को कैद में रखना अमानवीय है और उनके लिए दुख तकलीफें स्वाभाविक हैं। कैद में रहने से उनका स्वाभाविक व्यवहार सीमित हो जाता है और उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों खतरे में पड़ जाती है। खैर, ज्ञान की बातें आ गई हैं। अगर आपके पास अवैध रूप से रखा गया जंगली जानवर है तो आप इन कदमों को उठा सकते हैं। लाइसेंस प्राप्त वन्य जीव पुनर्वास में संपर्क करें, वन विभाग या पशुपालन विभाग में संपर्क करें। भारत में पशुओं की सुरक्षा को एक मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 जैसे कानून भी हैं। अब हटा दीजिए इसको, अब वो दिखा दीजिए जिसमें वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने क्या कहा है, वो जरा दिखाइए। आरटीआई में जो सामने आया है दिखाइए, प्ले करिए उसको। हाँ, ये देखिए, ये आरटीआई सामने आई है। इस आरटीआई में नीचे चलाइए, नीचे चलाइए, इसको चलाइए, वो दिखाइए लाल घेरा जहां पर है, जहां पर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वो दिखाइए फटाफट। हाँ, ये देखिए, इसमें लिखा है देयर इज नो रिकॉग्नाइज्ड जू बाय नेम वनतारा, यानी वनतारा नाम से कोई भी चिड़ियाघर रिकॉग्नाइज नहीं है। यानी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की जानकारी में कोई इस नाम का चिड़ियाघर है ही नहीं है। बिना इस अनुमति के कैसे चलाया जा रहा है? 5-6 सवाल हैं, उन सवालों के इर्द गिर्द हम चलेंगे, क्रमवार समझेंगे, इसलिए आप बने रहिए थोड़ा हमारे साथ। पहला सवाल कि 3,000 एकड़ बहुत बड़ा एरिया होता है। 3,000 एकड़
जमीन किस लिए दी गई थी अंबानी को, किस लिए दी गई थी? ये सवाल आप भी सुनिएगा अत्री जी, इसी पर हम लोग करेंगे, क्रमशः समझेंगे किस लिए दी गई। जो इंफॉर्मेशन है वो रिफाइनरी के लिए थी। रिफाइनरी के भीतर चिड़ियाघर बनाने की परमिशन किससे ली? उसमें अगर थोड़ी सी जानकारी और बढ़ी तो ये पता चला प्लांटेशन के लिए लिया। तो प्लांटेशन का मतलब अगर चिड़ियाघर बनाना होता है तो जितने हाईवे पे प्लांटेशन हो रहे हैं सब जगह एक टाइगर लाके बांध दो। है प्लांटेशन का मतलब अगर टाइगर और हाथी बाघ लाना है तो लाग बांध दो। उसके बाद अगला सवाल, आपने परमिशन किससे लिया है? वहां पर जो जंगली जानवरों को आप पाल रहे हैं, आपके पास कौन से कागजात हैं? आपके पास क्या परमिशन है उनको रखने की? चौथी बात, एक पुनर्वास के नाम पर उसको बचाया जा रहा है कि पुनर्वास है, जो कई बार 200 हाथी बता रहे कि 200 हाथियों को बचा करके लाए हैं, वहीं पे रखे हैं, मगरमच्छ को बचाए हैं। ये एक सवाल, एक ये भी सफाई है। तो ये बचा करके लाए हैं, कहां कहां से लाए हैं? इंफॉर्मेशन है कहीं? और लाए हैं तो जंगली जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि हाँक दिया, जैसे खेत से सांड हाँकते हैं वैसे हाँक कर ले चले आए, कि 5 बागते हाँकते हाँकते ले आए, चलो इधर बांध दिया। उसके लिए अनुमति होती है, वो अनुमति कहां से ली? और पांचवी बात जिस पे चर्चा जरूरी होगी, वो बड़ा खतरे घंटी है, सफेद भालू। ये अभी खबर आई है, छत्तीसगढ़ में मात्र 2 सफेद भालू बचे हैं। वन्य जीवों की तमाम ऐसी प्रजातियां जिनको बचाने की कोशिश होती है, कवायद होती है। इसीलिए टाइगर प्रोजेक्ट से लेकर के इंदिरा गांधी के समय में वो सब उसी लिए लॉन्च हुआ था। तो 2 सफेद भालू हैं और खबर यह है कि छत्तीसगढ़ से उन दोनों को भी डिपोर्ट किया जा रहा है। जैसे ट्रंप साहब डिपोर्ट कर रहे थे, वैसे उनको डिपोर्ट किया जा रहा है इस वन तारा में। वन तारा, वन तारा। तो अब सीधा सवाल, हेमंत भाई, सिम्बा की ये ससुराल तो अवैध निकली जहां मोदी जी गए थे। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शकों को। देखिए, फिर मैं वही बात कहूंगा कि आप अपने जो सवाल पूछने की आदत है उससे बाहर आना पड़ेगा आपको, वो आप आ नहीं रहे। देखिए, आप कह रहे हो कि इस जो वनतारा का जो लार्ज स्केल का एनिमल रेस्क्यू सेंटर है, जिसको ये एनिमल रेस्क्यू सेंटर बोलते हैं, आप तो कह रहे हो कि ये गैर कानूनी है। जू सेंट्रल जू अथॉरिटी ने भी कह दिया कि इस नाम का कोई वन्य जू नहीं है हमारे पास। लेकिन मोदी जी का दूसरा कमाल देखिए, आप केवल छोटी चीजों में मत पड़ा कीजिए, बड़ी चीजें सोचा कीजिए। अभी इसकी रिकग्निशन को लेकर के डिस्प्यूट है, ये यहाँ पर बन कैसे गया इस पर डिस्प्यूट है। ऑफिशियली इसका उद्घाटन 4 तारीख को हुआ है, आज से 2 दिन पहले। और इसके अंदर जो सबसे क्रांतिकारी काम हो वो आप भूल गए बताना, जो सबसे जरूरी था। इसकी मान्यता से लेके इसकी हर चीज पे सवाल है, हर चीज पे सवाल है। उसके बावजूद आपको जानकर चौंक जाएंगे कि मोदी जी के राज में वन तारा को राष्ट्रीय स्तर का प्राणी मित्र अवार्ड मिल चुका है। राष्ट्रीय स्तर का प्राणी। जी साहब, उद्घाटन तो परसों हुआ है, आपके उद्घाटन का इंतजार थोड़ी करेंगे। आप तो ऑफिशियल, मैंने वही कहा आपको कि आप सवाल जो है ना किसके बारे में पूछ रहे हैं? अंबानी के बारे में। उनका तो देश है भैया। कानून मेरे आप जैसे लेसर मॉर्टल्स के लिए होता है, वो कानून के निर्माता है, वो कानून बनाने वालों के कुछ है। आप समझिए बात को, आप उनको हल्के से ले लेते हैं, आपकी समस्या सबसे बड़ी है। उन वन तारा को राष्ट्रीय स्तर का प्राणी मित्र अवार्ड किसने दिया है ये भी सुन लीजिए। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, पशु कल्याण बोर्ड जो भारत का है, उसने उनको राष्ट्रीय प्राणी मित्र अवार्ड दे दिया। आप उनका संविधान पूछ रहे हैं। बताइए, परेशानी आपकी है या मोदी जी की है? मुझे लगता है ये परेशानी आपकी है, उनकी नहीं है। रही बात आपने जो सवाल उठाए, उनका थोड़ा सा विवरण दे दूं मैं। इस जो ये अपना जो इसको संरक्षण केंद्र ही कहेंगे आप तो, अब जू का तो उन्होंने मना कर दिया, जू तो है नहीं इस नाम का कोई। तो वनतारा इज ए लार्ज स्केल एनिमल रेस्क्यू सेंटर, कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये कहते हैं उन्होंने। और उसकी स्थापना की है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने और रिलायंस फाउंडेशन ने। केवल आपके दर्शकों के लिए बता दूं, 43 प्रजातियों के 2000 से अधिक वन्य जीव है, 43 प्रजातियों के। और वो जो आपने सूची दिखाई पढ़े लिखों वाली कि इन जीवों का संरक्षण और इस तरीके से वो गैर कानूनी है, तो निश्चित तौर पे ये गैर कानूनी है। नंबर 1, 100% गैर कानूनी है। आप गैर कानूनी करते रहिए, आप उनका मान्यता सर्टिफिकेट मांगते रहिए, उनको तो मिल चुका प्राणी मित्र अवार्ड। एक बात, आगे चल पड़िए। दावा है कि अभी तक यहाँ पे 200 हाथी और हजारों पशु पक्षी, घड़ियाल, दरियाई घोड़े,
बाघ और पता नहीं जो जो संरक्षित जितने भी जीव हो सकते हैं हिंदुस्तान में, वो सारे के सारे यहाँ पर हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ये कैंपस की जो जमीन अलॉट की गई थी 3,000 एकड़, आज से 25-26 साल पहले अलॉट की गई थी, और यहाँ दुनिया का सबसे बड़ी रिफाइनरी है, पेट्रोलियम रिफाइनरी। ठीक, तो ऐसे पर्यावरण का जो के लिए जमीन अलॉट की गई है, क्या वो वन्य जीवों के लिए सेफ है? एक सवाल नहीं आएगा? जब आप कहीं पर भी वन्य जीव कंजर्वेशन सेंटर खोलेंगे, रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलेंगे, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है? उसकी भौगोलिक स्थितियां, उसका पर्यावरण, उसका डेवलपमेंट की स्थिति, कि ज्यादा ओवर डेवलप्ड तो नहीं है। और जब मैंने इसको पढ़ा, जब आपने कहा इस पर चर्चा करेंगे, तो जामनगर का जो मौसम है वो इन सब कार्रवाइयों के लिए उचित नहीं है। अगर आप कायदे के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पर जो एक तो ये बहुत ज्यादा ओवर डेवलप्ड है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी साथ है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होना स्वाभाविक है, जो वन्य जीवों के लिए ठीक नहीं है। पॉल्यूटेड की बात कर रहा हूं, प्रदूषित की। उसके बाद अनुपयुक्त प्रकृति। कैसे? यहाँ का जो मौसम है जामनगर का, वो गर्म और शुष्क है। तो जितने भी जीव यहाँ पर हैं, क्योंकि मैं तो जामनगर गया हूं पहले भी कई बार, गुजरात भी गया हूं, तो उस मौसम के अंदर क्या ये जो जीव आपने 43 प्रजातियों के 2,000 जीव रखे हुए हैं, क्या वो उनके लिए उपयुक्त है? जवाब है ना। जवाब है ना। अब जो आपने कहा 5 सवाल, उनको सारगर्भित तरीके से अगर आप एक एक लाइन में समझेंगे। पहली बात, आपने जमीन ली किसी एक्स काम के लिए, आप काम क्या कर रहे हैं? वाई। वो वाई काम करने के लिए क्या आपके पास कोई परमिशन है? जवाब है ना। सेंट्रल जू अथॉरिटी कहती है हमने जू की कोई परमिशन नहीं दी। प्रधानमंत्री जी स्वयं, छोड़ दीजिए बाकी सारी चीजों को, जिस चीज का इस देश में प्रधानमंत्री उद्घाटन कर दे, उसके बाद उस देश में कोई कायदा कानून बचेगा क्या? क्या प्रधानमंत्री को जाने से पहले ये जो इनका लीगल स्टेटस और सारी चीजें हैं, वो नहीं देखनी चाहिए थी क्या? जामनगर रिफाइनरी तो 25 साल से काम कर रही है, और वहां पर ये जो कार्रवाई है, ये इनके बेटे, छोटे बेटे अनंत अंबानी ने शुरू की। ठीक, तो वन्य जीव और वन्य जीव संरक्षण कानून 1960 और 1972, उसकी कोई ऐसी धारा नहीं है जो इस प्रोजेक्ट में ना टूटी हो। और नहीं तो रिलायंस फाउंडेशन बता दे कि कौन कौन सी परमिशन है उनके पास। ठीक, प्रधानमंत्री जी जब गए तो प्रधानमंत्री जी का फोटो सेशन देखिए आप। प्रधानमंत्री जी के फोटो सेशन को आपको देखकर लगता है कि वो किसी एनिमल रेस्क्यू सेंटर में आए, या रिहेबिलिटेशन सेंटर में आए, या कंजर्वेशन सेंटर में आए। उनकी एक एक गतिविधि, उनका एक एक फोटो ऑप्टिक्स 100% वैसा ही है जैसे मैं और आप चिड़ियाघर में जाकर के फोटो सेशन करते हैं, है या नहीं? फिर सेंट्रल जू अथॉरिटी कैसे कर रहा है? चिड़ियाघर नहीं। दूसरी बात, क्या इस तरह का चीज, जो भी चीज है, क्या आप वन्य जीवों का निजीकरण कर सकते हैं? क्या संभव है? कहीं आप और मैं तो अगर हमारे घर में एक कोई संरक्षित जीव मिल जाए तो हमारी तो जमानत कराने वाला नहीं मिलेगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस। हाँ, सबसे बड़ी नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, शिकायत की भी जरूरत नहीं। अगर कोई शिकायत ना भी करे और फॉरेस्ट को पता लग जाए तो भी हम अंदर है। हाँ, इनका वेबसाइट अगर आप देखेंगे, उसी पे लिखा हुआ है 43 प्रजातियों के 2,000 से अधिक वन्य जीव है। अब इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? जिनके घर में जिनका दियार दरोगा हो, तो उसके हवलदार क्या करेगा? कोई जिनके यहाँ मोदी जी 7 घंटे लगाते हो, उसके लिए आप कायदे कानून की उम्मीद कर रहे हैं इस देश में, लोकतंत्र में? ये कैसे संभव हो पाएगा? लेकिन ये बेसिक सवाल है जिन सवालों का जवाब कोई नहीं दे रहा है कि 3,000 एकड़ जमीन किस काम के लिए दी गई थी? क्या रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए लाइसेंस लिया गया है? क्या लाइसेंस देने से पहले जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो पूरी की गई है? यानी कि यहाँ का पर्यावरण ठीक है या नहीं है, पॉल्यूशन ठीक है या नहीं है, मौसम कैसा है, ओवर डेवलप्ड एरिया तो नहीं है। ये सारी चीजें उस लाइसेंस की, उस परमिशन की बेसिक्स है। तो किसी ने देखा क्या उसको? कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। मेरे और आप जैसे कुछ सिरफिरे हैं जो इस तरह के सवाल पूछ के आफत मोल ले रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मेरा दूसरा सवाल इसमें है, एक तरफ तो बहुत अच्छी बात है, वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए, लेकिन वो संरक्षण देश के कायदे कानून और संविधान के दायरे में होना चाहिए, ना कि मेरी निजी एक मंशा हुई और मैंने ठाके एक रिहेबिलिटेशन सेंटर खोल दिया। कैन यू और मी डू इट? वी कैन नेवर ड्रीम ऑफ इट, फॉरगेट अबाउट डूइंग। सोच भी नहीं सकते, वो कर रहे हैं। तो एक तरफ तो वो ये है कि वन्य जीवों का संरक्षण कर रहे हैं, बेटे की शादी पर अरबों रुपया खर्च करते हैं, उनका पैसा भाई खर्चेंगे, कोई बात नहीं, अश्लील प्रदर्शन भी करेंगे पैसे का, वो भी कोई समस्या नहीं, अगलों का पैसा जो मर्जी करें। एक तरफ वन्य जीवों का संरक्षण की बात करते हैं। फिर मैंने आपको खबर भेजी है आज की, जिसमें वो 1,000 कर्मचारियों का, 1,100 कर्मचारियों का छटनी कर रहे हैं जियो स्टार में से।
हाँ। 11 अभी दिखाइए वो खबर आपको। एक तरफ एक तो मिनट, वन्य जीव, आप चर्चा कीजिए, मैं दिखा रहा हूँ। हाँ हाँ। वन्य जीवों के संरक्षण की आप बात करते हो, और जिन जीवों के साथ आपका मतलब जिनके साथ आप काम करते हैं, सारी बात है, उन इंसानों की आप गाहे बगाहे अपनी कंपनियों में से छटनी करते जाते हैं। ये आपने अनंत की शादी के तुरंत बाद देखा होगा। पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ आयोजन हुए, क्या क्या कितनी पार्टियां हुई, 3-4 महीने तक शादी के फंक्शन ही चलते रहे अलग अलग जगह पे। दुनिया भर के चार्टर्ड जहाज गए, सरकारी जो एयरफोर्स की जो वो था एयरबेस, उसको आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिलवा दिया। सोचिए आप, आपके सुरक्षा वुरक्षा सारे कायदे कानून मानक सब भाड़ में गए। दिलवाया कि नहीं दिलवाया? ओवरनाइट एयर, उसको जो अपना एयरबेस था एयरफोर्स का, उसको ओवरनाइट आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिलवा दिया। सारा खर्चा किसका हुआ? अंबानी का नहीं हुआ, वो भारत सरकार का, रक्षा मंत्रालय का हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का हुआ। तो वो सर्वशक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि वो सारा करते हुए उस समय जो शादी के तुरंत बाद आपने देखा होगा हजारों कर्मचारियों की तब छटनी हुई थी। अब प्रधानमंत्री जी परसों ही तो आए हैं वहां से, उसके बाद ऐसी पूर ऑप्टिक्स करने की क्या जरूरत थी कि एक तरफ तो आप वन्य जीवों का कल्याण कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं, और इंसानों की छटनी कर रहे हैं जियो स्टार से। आज की खबर देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। देखिए, जियो स्टार टू ले ऑफ 1100 टू कट रोल ओवरलैप्स। इसमें खबर यही है जो आजकल आप लोग पहले हॉट स्टार अलग देखते थे, जियो अलग देखते थे, अब जियो स्टार देखते हैं, जिसमें जो है वॉल्ट डिज्नी और ये जो वाईकॉम 18 है रिलायंस इंडस्ट्री का, इन दोनों का ज्वाइंट ये जब वेंचर हो गया, अब 1100 कर्मचारी यहाँ पे मगरमच्छ बचाएंगे, कबूतर बचाएंगे और बाघ बचाएंगे, भालू बचाएंगे, और इंसानों को भालू बना देंगे। जाओ भालू बन के घूमो, नौकरी गई। 1100 की नौकरी ले रहे हैं एक झटके में। ये ढकोसला जो है ना, यही ढकोसले तो खोलना है, इस देश के सामने दिखाना है ये ढकोसला, कि वहां जा करके रिहैब में जाके हटा दीजिए इसको। रिहैब में गए थे मोदी जी, जो है उसको अगर मैं रिहैब मान लेता हूं एक मिनट के लिए, तो उस रिहैब का भी कागज पत्र सामने आना चाहिए। दूसरी बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण, हेमंत भाई ने कहा, रिहैब भी कहाँ किसका खोलना है ये भी देखना चाहिए कि वहां का वातावरण अनुकूल है कि नहीं है। आप जबरन रिहैब कर लोगे? अरे रिहैब करना है, इतना पशु प्रेमी हो तो जाओ ना सुंदरवन में करो रिहैब, जाओ सुंदरवन में करो। वो आपकी वहां नहीं निजी नहीं होगी करोगे। ना, वो आपकी हाँ निजी नहीं है ना, निजी हाँ, नहीं ये है परमानेंट लग्जरी। वो आपका स्टेटस इसी सिंबल नहीं है। इसी को अय्यासी बोलते हैं, इसी का अय्यासी बोलते हैं। अय्यासी सब बहुत लोगों को चुभता है, वेणुगोपाल को भी चुभा है ये कांग्रेस वाले जो है, ये इसी को अय्यासी कहते हैं। अय्यासी शब्द को समझ पाए ना लोगों को, असल में क्या होता है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन देखी तैसी। तो जिसके मन में वो अय्यासी का दूसरा वाला भाव रहता है, वो सोचता है अय्यासी इसी तरह होता है कि लग्जरी, हम निजी, हमारा चिड़ियाघर होगा, हमारे निजी बाग होंगे, हम निकलेंगे तो आगे पीछे भाग बाघ बोलेंगे मोदी मोदी। इंसान तो बहुत बोल लिए। ये होता है। ऐसे ही शौक पूरा करने के चक्कर में अगर कानूनन काम हो जाए, कोई आदमी अपने घर में मोर और अभी पाल लो आप, और पता चल जाए, जमानत नहीं मिलेगी। और बड़ी बड़ी खबर उस दिन अखबार में निकलेगी, उस जिले में सब लोग पढ़ेंगे कि पकड़ा गया है फलाना आदमी, उसने मोर अपने घर में कैद करके रखा था। नहीं, इसमें आशीष भाई यहाँ दूसरी चीज है, यहाँ हाँ, पर केवल आप इसको ये मत मानिए, केवल संरक्षित जीव नहीं है जिनके ऊपर हाँ, प्रोहिबिशन है, यहाँ पर एक्सटिंक्शन की स्पीसीज जो है ना, जो जिनका लुप्त होने का खतरा है, वैसी हाँ, स्पीसीज भी यहाँ पर है। तो कितनी गंभीर बात है, कितनी खतरनाक बात है। और उसके लिए जो भी देश का कायदा कानून संविधान कहता है, क्या वो औपचारिकताएं आपने किसी भी रूप में पूरी की है? इसकी परमिशन किससे लिया आपने? क्या ये जो यहाँ का जो मौसम है, जो टोपोग्राफी है, क्या वो वन्य जीवों के अनुकूल भी है नहीं है, जिन वन्य जीवों को आप संरक्षण कर रहे हैं? तो आप खिलवाड़ तो नहीं कर रहे अनायास? मुझे कई बार लगता है इसीलिए लुप्त होने वाली जो प्रजातियां हैं, जिन पे खतरा है लुप्त होने का, उनको देखने के लिए जिन प्रजातियों पर लुप्त होने का खतरा है वही चली गई थी कि चलो दोनों एक दूसरे से मिल लेते हैं। खैर, ये इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो मैंने कहा छत्तीसगढ़ से आपने कहा 2 सफेद भालू बचे हैं, टोटल 2 बचे हैं, वो भी दोनों लाने की अभी खबर है, अभी आए नहीं। फिर इस मामले में कहता हूं, अगर इस मामले में कानूनी बैक डेट वगैरह में कुछ ना हो,
देखिए वेबसाइट आपने कहा ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आदमी डालता है ना, अखबार चलाते हैं तो ऊपर क्या लिखते हैं, RNI नंबर लिखते हैं ना। कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह होता होगा, आप जाइए ट्रस्ट पे जाइए, एनजीओ में जाइए, ट्रस्ट में जाइए, सब कोने में लिखा होता है। दुकान पे जाइए GST नंबर कोने में लिखा होता है आजकल, है कि जब GST वाले आएंगे तो बाहर से ही जान जाए कि हाँ भाई GST नंबर है, ये पहला तो ये पुख्ता हो जाए। इनका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है क्या उस पे नहीं वेबसाइट लिखा आपने? हुआ है, उस पे लिखा नहीं हुआ है, उस पे लिखा नहीं हुआ है, कोई उसके कागज ऊपर पत्तर नहीं है लिखा। क्या? उस पे केवल सिंपल एक बात लिखी हुई है, वनतारा इज ए लार्ज स्केल एनिमल रेस्क्यू सेंटर, कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर established by Reliance Industries Limited with the help of Reliance Foundation, and that's all. अच्छा, एक और बात, रिहैब के लिए जितना हम जानते हैं, हम लोग की जानकारी कम है, रिहैब के लिए ऐसा नहीं होता है। आप इंसानों में भी देखेंगे, इंसानों के भी रिहैब सेंटर होते हैं, नशा के लिए, डिप्रेशन वालों के लिए। तो सब में एक ही जगह नहीं होता है कि एक ही जगह सबको ठेल दिया। पशुओं के रिहैब भी हम लोग जानते हैं, जो छोटे छोटे रिहैब सेंटर होते हैं, छोटे छोटे रिहैब, वो परमिशन लेकर के। तो सांपों का रिहैब अलग होता है। और नॉर्मली तो क्या है कि जो चिड़ियाघर वगैरह है या वन विभाग है, उन्हीं के रिहैब सेंटर्स। चिड़ियाघर में भी रिहैब सेंटर होता है, चिड़ियाघरों में आप जाइए वहां पर रिहैब होता है, एक साइड में एक एरिया रहता है। एक साइड में रिहैब होता है। तो वहां पर सांपों का रिहैब अलग है, पक्षियों का रिहैब अलग होता है। ये एक ही साथ रिहैब कैसे संभव है? मैं यही फाइनली समझना चाहता हूँ, एक साथ कि बाघ से, चीता से लेकर के और कबूतर तक सबको एक साथ कैसे रिहैब करवा दे रहे हैं? आशीष भाई, सैया भय कोतवाल तो काहे का कानून। ये लोग जो ये कर रहे हैं, ये कानून बनवाने वाले हैं, कानून बनाने वालों के संरक्षक हैं, कानून बनाने वालों के पोषक हैं। इनसे किसी तरह के कायदे कानून की अपेक्षा करना वही बात है कि अपनी ट्रॉल सेना को इनवाइट करना है। आप लगातार उनको इनवाइट कर रहे हैं। अभी देखिए होता क्या है इस देश में, मोदी जी कई चीजों का जवाब नहीं दे पाते, उनकी पार्टी नहीं दे पाती। कई बार आपने देखा होगा अडानी के खिलाफ कोई बात आती है तो वो अडानी का जवाब बाद में आता है, पहले बीजेपी वालों का जवाब आना शुरू होता है, फिर बीजेपी की IT सेल जवाब देती है, फिर वो 2 रुपए वाले ट्रॉल आने लग जाते हैं। अभी इसी वीडियो पे आप देखिएगा, थोड़ी देर में ट्रॉल सेना आ जाएगी। उनको वन्य जीवों से कोई मतलब नहीं है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपने मोदी जी पे सवाल कैसे पूछ दिया, आपने अंबानी पर सवाल कैसे पूछ दिया। अब तो देखिए, पहले तो क्या था कि केवल मोदी भगवान थे, अब तो जो मोदी के भगवान है वो भी भक्तों के भगवान है। और मोदी के भगवान कौन कौन है? अंबानी और अडानी, ये लगातार आप देख रहे हैं। आप देख सोचिए, 7 घंटे तक प्रधानमंत्री, ऐसे वक्त में जब अमेरिका हमारे साथ जो जो कुछ कर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड वार छिड़ा हुआ है, पूरा जिस तरीके के पूरा माहौल है, अपने शेयर मार्केट की भदपिटी पड़ी है, पूरी अर्थव्यवस्था डावाडोल है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी 7 घंटे वहां पर थे। 7 घंटे। वन्य जीवों से प्रेम एक बात है, लेकिन क्या कोई दूसरी खिचड़ी भी पकड़ी थी क्या? सवाल तो ये भी है। अडानी तो फंसे हुए हैं, अडानी फंस गए तो अब अंबानी को बैलेंस तो नहीं करे कि अंबानी को लग रहा हो कि मैं तो लेफ्ट आउट रह गया, ज्यादा मोहब्बत उधर हो गई, तो 7 घंटे वहां लगा लिए। आपने देखा होगा इन्हीं अनंत की शादी में बॉम्बे जाने के लिए किस तरीके से ओवरनाइट सरकारी कार्यक्रम बना था, फिर वहां भी कई घंटे बिताए थे। फिर अगर आपको एक चीज और याद दिला दूं, जब ट्रंप का इनॉग्रेशन था उसमें मोदी जी को तो बुलाया नहीं था, लेकिन अंबानी तो गए थे पत्नी को लेकर के, उसके फोटो भी आए थे, बाकायदा बड़े प्रचारित हुए थे वो फोटो। तो वो सारा फीड, अब प्रधानमंत्री जी भी गए थे, तो प्रधानमंत्री जी से तो कोई बातचीत हो नहीं पाई। आज नई एक RTI आ गई, उसमें साफ हो गया कि ये तो वो तो अलग एक विषय ही है। ये सारा जो है ना चक्कर, मुझे लगता है कि ये घूम फिर के वही है PR का काम। और वैसे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री आप देखिए, दर्शकों आप लगातार, मैं कहता हूं हमारी बात पर, हेमंत खत्री के बात पे मत यकीन करना। आप, मैं हमेशा कहता हूं मत यकीन करना, क्रॉस चेक करो आप भी जाकर के। हम जो फैक्ट्स बोलते हैं आप क्रॉस चेक कर लिया करो। जरूरी नहीं है, हो सकता है हम भी प्रोपेगेंडा फैला रहे हो जैसे बाकी IT से लोग दिन रात सुन लगे, तो इसलिए क्रॉस चेक कर लिया करिए। तब पहले ठोक बजा चेक कर लो, तब विश्वास करो। यही तो हम चाहते हैं, बेसिकली यही हमारा हमेशा बार बार ये सारा जो करते हैं हम लोग कार्यक्रम, इसका एक ही मकसद है कि आप तर्कशील बनो। आप पहले, मतलब कौवा कान ले गया, कौवा पीछे जाने के बजाय पहले कान चेक करिए। इसलिए सारी चर्चा कर रहे हैं हम लोग। और चलते चलते बस इतना कहेंगे कि देखिए अभी कवि शिरोमणि हैं कुमार विश्वास, उनके बिटिया को भी देखिए आशीर्वाद देने गए। मोदी जी के पास 18-20 घंटे करने के लिए बहुत काम होते हैं, ये सारे इवेंट्स बहुत होते हैं।
देश का दुर्भाग्य है, इमरजेंसी के दौर में 70-80 के दशक में, आज लोग कहते हैं इमरजेंसी इमरजेंसी, संसद में आपने खूब सुना होगा, विषयांतर होकर क्लोज कर रहा हूं, खूब सुना होगा कि वो इमरजेंसी दबा दिया गया, सारे अधिकार छीन लिए गए। लेकिन जब अधिकार छीने गए थे तो पत्रकारिता में एक्सप्रेस जैसा समूह था, गोयनका जैसे लोग थे, साहित्य में बाबा नागार्जुन जैसे लोग थे, दुष्यंत कुमार की लेखनी से ज्वाला निकलती थी, ज्वाला धधकती थी। आज कौन है साहब? आज के दौर में साहित्य में कुमार विश्वास है और पत्रकारिता में अति आत्मविश्वास है। दोनों मिल करके सत्ता के अघोषित आपातकाल के चरण पखार रहे हैं, धो पोछ करके तौलिए सुखा रहे हैं। इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। हेमंत अत्री हमारे साथ होंगे और कार्यक्रम यही होगा, हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।